नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बंगाल में 41 विधायकों समेत ममता बनर्जी ने ली शपथ। 18 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत भूटान नरेश भी शामिल हुए समारोह में। प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर राज्यों को संचार माध्यमों से जोड़ने पर जोर। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हुए शामिल। संसद की लोक लेखा समिति करेगी अगस्ता मामले की जांच। कई और रक्षा सौदे भी जांच के घेरे में। 2013 में सीएजी ने सौंपी थी हेलीकॉप्टर डील की रिपोर्ट। नीट अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अदालत के दखल से बढ़ेगा भ्रम। कोर्ट ने कहा राज्यों को परीक्षा की छूट बरकरार। हिरोशिमा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने पर जोर। 1945 के परमाणु हमले पर माफी से इनकार। और आइए देखते हैं पहली खबर। उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के लिए उन्हें संचार माध्यमों से जोड़ना होगा। पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया। बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत राज्यपाल भी मौजूद रहे। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के बिना देश का विकास मुमकिन नहीं। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर दिया। The northeastern region is also very important to us for strategic reasons, and it is my conviction that we have to bring this region at par with the other developed regions of the country. In the current budget, more than 30,000 crore rupees have been earmarked for the northeastern region. प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर देश की जैविक खाद्य पदार्थ की जरूरत को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित करें तो इससे पूर्वोत्तर को बड़ी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्यों को संचार माध्यम से जोड़ने पर भी जोर दिया। We have recently implemented and improved internet connectivity project for the northeast region in collaboration with Bangladesh. This will make available 10 GB of seamless alternate bandwidth for the region. इस मौके पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की 2 साल की प्रगति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों ने शिरकत की। 1972 में बनी पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनी एक बुनियादी संस्था है। पूर्वोत्तर के 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्री इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बैठक के बारे में और बातचीत करेंगे हमारे साथ सिक्किम के पूर्व राज्यपाल वाल्मीकि प्रसाद सिंह साहब हैं। वाल्मीकि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जो फोरम है, क्योंकि बहुत पुराना है और लंबे अरसे से नॉर्थ ईस्ट के साथ जुड़े रहे हैं, किस तरीके से ये फोरम काम कर रहा है और आज मैं कहूँ जब प्रधानमंत्री उससे संबोधित कर रहे हैं, उस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, तो उसके क्या मायने हैं? देखिए, ये जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम हो रहा था 1971-72 में, तब ये बात चली थी कि छोटे छोटे राज्य बन रहे हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे हो। तभी एक सोच आई कि हम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का गठन करें, और उसको उस वक्त दोनों काम दिया गया था, सिक्योरिटी का भी और डेवलपमेंट का। लेकिन राज्यों में एक माहौल बना कि नहीं, सिक्योरिटी तो ठीक नहीं होगा, तब हमारे अख्तियार कम जाएंगे, खास तौर पर आसाम जिसके टुकड़े हुए थे वहाँ ज़्यादा। मैं उस वक्त आसाम में काम कर रहा था। तो बाद में ये तय हुआ कि सिक्योरिटी नहीं, डेवलपमेंट का कोऑर्डिनेशन होगा।
तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का यही काम था कि वो कोऑर्डिनेट करेगा डेवलपमेंट वर्क को, और उस तरह से बातें आगे बढ़ी। फिर इसकी अपनी सेक्रेटेरिएट बनी और बाद में चलकर डोनर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनाया गया। तो उस पर काम बहुत हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने अच्छा काम किया है। तो इसकी प्लीनरी की बैठक होती रहती है जिसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों आते हैं, और इस बार प्रधानमंत्री जी खुद गए हैं, क्योंकि हमारी जो नीति थी लुक ईस्ट से बाद में हमने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी की। तो उसमें देखा गया कि अगर नॉर्थ ईस्ट, अगर हम अपने आप में ठीक नहीं होंगे, अपने आप में नहीं जुड़ेंगे, तो आगे हम कैसे दुनिया में जा सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी आज के भाषण में कह रहे थे कि हमको कनेक्टिविटी चाहिए, और ख़ास तौर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के स्किल डेवलपमेंट उस रीजन में नहीं हो सकती, और रोड कनेक्टिविटी भी चाहिए। हम इन दोनों में पिछड़े हुए हैं। और तो क्या यही वजह है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके अंदर मैं कहूँ कि नेचुरल जो संसाधन हैं वो बड़ी प्रचुर संख्या में हैं, लोग हुनरमंद हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो जगह देश में वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो उनको शायद हासिल हो सकती थी। एक तो थोड़ा सा भ्रम भी है पूरे देश में। जी। दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की बातें होती रहती है भी, लेकिन अब भारत के यूनिटी को कोई खतरा नहीं है। तो ये बात बड़ी स्पष्ट कर दी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हुई और वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। रोज राज्य में सरकारें नहीं बदलती हैं। फिर तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण कि उसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ, वो नेशनल एवरेज से कई वर्षों से ऊपर रहा। बिल्कुल। तो इन तीनों बातों को हमें समझना होगा। और वहाँ के लड़के लड़कियाँ जो हैं, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें ये वो एक ट्रेडिशनल नेचर है। अब जैसे वहाँ महिला, ये दलित प्रथा नहीं थी, छुआछूत नहीं था, और फिर महिला और पुरुष में इतना भेदभाव नहीं था जितना कि इधर है उत्तर भारत के राज्यों में। तो इन सब चीज़ों से विकास की गति तेज रही है, लेकिन डिफिकल्ट टेरेन है। और बीआरओ जो काम अच्छा कर रही थी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, अब चाहिए उसको और मजबूती से काम करे, क्योंकि रोड्स की हालात कुछ इलाके में तो ठीक है, कुछ इलाके में बिल्कुल ख़राब है। तो इसलिए वो कनेक्टिविटी चाहिए। फिर मैंने कोशिश की कि ये कनेक्टिविटी इंटरनेट की भी हो, क्योंकि सिर्फ मोबाइल से काम नहीं चलेगा। जी। बिना इंटरनेट के ज्ञान नहीं जा सकता। तो वो ब्राह्मणिकल सिस्टम हो जाएगा कि वेद ब्राह्मण जानेंगे और बाकी जो रिचुअल्स है सब लोग करेंगे। जी। हाँ, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक इशारा दिया है आज कि बिना पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के हम देश का विकास नहीं कर सकते। और मेकोंग डेल्टा के जो राज्य हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, म्यांमार है, उस तरफ भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, थाईलैंड, उस तरफ भी हमको जाना है। जी। तो क्या जो एक फोकस दिख रहा है इस सरकार का, और खासतौर पर प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर, और जिन्होंने कहा कि वहाँ पर जिस तरीके के साधन, जैसे उन्होंने जैविक खेती की बात की, आपको लगता है कि ज़्यादा मैं कहूँ कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा क्षमताएं हैं और शायद उस तरफ सरकार फोकस कर रही है? दो बातें हैं वो समझनी होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। पहली बात है कि जैसे अब सिक्किम के हम राज्यपाल थे, तो वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। और ऐसे भी हमारी जो भूमि की क्षमता है, हम उतने अनाज नहीं पैदा कर सकते जिससे कि सबका पेट भर सके। हमको बाहर से लाना ही हो। तो वहाँ जैविक खेती से आमदनी बढ़ती है, फ्लावर की खेती से आमदनी बढ़ती है। लेकिन ब्रह्मपुत्रा वैली में हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ चावल की उपज इतनी अधिक हो सकती है कि
बाहर सरप्लस हम कर सकते। सुरमा वैली में फिर उधर प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश की भी बात कही, तो बांग्लादेश में भी जो चावल की खेती बढ़ी है, ये जान के आपको आश्चर्य भी होगा और अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो सीड बनाया उनके लिए हाई यील्डिंग पैडी का, वो वहाँ काम कर गया। तो पर कैपिटा यील्ड जो है एकड़ की, वो बढ़ गया, बांग्लादेश की ब्रह्मपुत्र वैली से ज्यादा है, जबकि जमीन और पानी यहाँ बेहतर है। जी, यानी साफ तौर पर कहा जाए कि जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के लिहाज से अलग अलग स्कीम्स और वहाँ के अलग अलग मॉडल तैयार करने होंगे, वक्त की कमी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। जोहार यानी के प्रणाम, अभिवादन आप सभी का। मैं भी भारत के इस सफर में इस बार आपको हम ले चलेंगे झारखंड के आदिवासियों से मिलवाने के लिए। मैं भी भारत का सफर पहुंचा झारखंड, जानने यहाँ के आदिवासियों का हाल। देखिए झारखंड के आदिवासी बेहाल बिरहोर की व्यथा, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और इस बार के चुनाव में दमदार प्रदर्शन और असरदार नतीजों के बाद आज कोलकाता में नई सरकार की ताजपोशी हुई। इस मौके पर ममता बनर्जी और उनके मंत्रिमंडल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। ममता बनर्जी ईश्वर और अल्लाहर नामे ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई हैं। शुक्रवार को कोलकाता के इंदिरा गांधी सरनी यानी रेड रोड इलाके में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस की दूसरी पारी का आगाज हो गया। ममता बनर्जी राज्य की 8वीं मुख्यमंत्री और पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी ईश्वर और अल्लाहर नामे যে আমার নিকট শপথ করিতেছি যে আমার নিকট বিবেচনার জন্য যে বিষয় আনিত হইবে অথবা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে বিষয় আমি অবগত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহে যথোচিত নির্বাহের জন্য। मुख्यमंत्री के साथ 41 मंत्रियों ने भी शपथ ली। ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल में मालदा जिले के अलावा सभी जिलों को प्रतिनिधित्व दिया है। मालदा जिले में तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। नए मंत्रिमंडल में 18 नए चेहरों को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल के नए चेहरों में पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला, शोभन देव चट्टोपाध्याय, कोलकाता के मेयर सोवन चटर्जी, अबनी मोहन जोरदर, अब्दुल रजाक मुल्ला, सुवेंदु अधिकारी, रविंद्रनाथ घोष, चूड़ामणि महतो, जेम्स कुजुर, सिद्दीकुल्ला चौधरी और आसिमा पात्रा शामिल हैं। फिलहाल मंत्रालयों का बंटवारा नहीं किया गया है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। इनमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और डीएम के नेता कनिमोझी शामिल हुई। शपथ ग्रहण समारोह में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और बांग्लादेश के उद्योग मंत्री आमिर हुसैन अम्मू भी मौजूद थे। बांग्लादेश ने ममता बनर्जी के लिए जामदानी साड़ी, मछली और शीरा तोहफे के तौर पर भेजा है। अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी। संसद की लोकलेखा समिति अगस्ता वेस्टलैंड सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करेगी। लोकसभा में आज इसकी जानकारी दी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के साथ समिति आधा दर्जन से अधिक दूसरे रक्षा सौदों की भी जांच करेगा।
समिति ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर करीब 100 मुद्दों की पहचान की है। समिति अगले 1 साल में अपने कार्यकाल में समिति इन पर विचार करेगी। 18 मई को समिति की पहली बैठक में बीजेपी और बीजेडी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे की जांच की मांग की थी। सीएजी ने 2013 में ये रिपोर्ट सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट अध्यादेश पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि सरकार ने सिर्फ 1 साल तक राज्यों को राहत दी है और ऐसे में अब सुनवाई करने से भ्रम की स्थिति पैदा होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने अध्यादेश को गैरकानूनी बताते हुए इसे रद्द करने की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर अब जुलाई में सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। अदालत के इस कदम के बाद अब राज्य सरकारों के लिए रास्ता साफ हो गया है कि वो नीट का उपयोग न करते हुए अपने स्तर पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की एक बड़ी वारदात को नाकाम करते हुए 6 आतंकियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। कुपवाड़ा जिले में नौगाम सेक्टर में आतंकी नियंत्रण रेखा पार करने की फिराक में थे। आतंकियों से बीते 2 दिन से मुठभेड़ चल रही थी और आज सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से लोहा लेते हुए हवलदार हंगपन दादा को जान गंवानी पड़ी। वहीं बारामूला जिले के तंगमार्ग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद अभियान शुरू किया गया और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी मारे गए। और अब बात सूखे और जल संकट की। सन सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों भारी जल संकट है। तापमान हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है और गर्मी ने इस साल अब तक कई लोगों की जान ले ली है। ये है जोधपुर का पालड़ी मांगलिया गांव। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के करीब बसी इस ग्राम पंचायत की आबादी करीब 5300 है। आसपास के इलाकों में पत्थर के कई कारखाने हैं। इसके बावजूद रोजगार के लिए आबादी का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, लेकिन सूखे ने खेती बर्बाद कर दी है। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नहीं, हमारी जो जमीन पंचायत की है, तो जैसे अवैसी योजना काटी तो उसको हिस्सा पैसा हमारी पंचायत के ऊपर खर्च करना चाहिए। सड़क है, पानी है, बिजली है, इसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए। सूखे की मार खेती के अलावा पालतू जानवरों पर भी पड़ रही है। चारे और पानी की कमी के चलते कई पशु दम तोड़ चुके हैं। लोगों का एकमात्र सहारा विष्णु कुंड है, लेकिन इसका जलस्तर भी कम हो रहा है। मारा जोर से भगवान विष्णु को रथ उतरी आता है क्या? जनों के बोलो कि हमारे कोई कमी नहीं है, हमारे जल्दी कमी है। जब भगवान विष्णु गंगा खड़काई। यहाँ किसानों के लिए सबसे बड़ी तो ये होती है कि तुरंत कोई राहत कार्य हो तो वो उसके काम आते हैं। यहाँ आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसी स्थिति है। जोधपुर जिले की बाकी 466 ग्राम पंचायतों का भी यही हाल है। जिले में 22 लाख से ज्यादा आबादी गर्मी और सूखे से बेहाल है। सरकार की कोई सुविधा नहीं है। टैंकर में बड़ा 500 रुपये लेवे। 500 रुपये सरकारी टैंकर नहीं आता? नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता। इसके लिए कोई चारा का इंतजाम नहीं हुआ है। और हमारे गौचर भी है हमारे गांव में, उसमें भी कोई चारा इतना नहीं आता है और नई गवर्नमेंट इसकी सुविधा दे रहा है। गर्मी और सूखे का असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है। इस बार देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही कम हुई है। हर तरफ हाहाकार मचा है और लोगों की परेशानियां फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही। पूरा जोधपुर जिला भारी जल संकट और अकाल से छटपटा रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालत बहुत ही खराब है और हालांकि प्रशासन का दावा है कि यहाँ स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी तमाम इलाके राहत से वंचित हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, जोधपुर। और सीधे चलेंगे जैसलमेर, जहां से जोड़ रहे हैं मेरे सहयोगी संवाददाता अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, अभी मानसून आने में खासी देरी है और ऐसे में आगे को लेकर किस तरह के इंतजामात नजर आ रहे हैं? कविंद, अभी जो है मैं जैसलमेर में हूँ और ग्रामीण इलाकों से लौटा हूँ, तो कुल मिलाकर के जो बाड़मेर जैसलमेर जैसे इलाके हैं जो बिल्कुल अकाल के केंद्र बिंदु रहे हैं, वहाँ अभी बहुत ही जटिल हालात है। अभी तो जो है जो मानसून की तैयारियां चल रही प्रशासन की ओर से कि आएगा तो कैसे जल संचय करेंगे, लेकिन अभी तो पानी की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है। खासतौर पर ये दोनों जिले जो है जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ मुख्य रूप से जो है पशुपालक जो है बड़ी संख्या में है और वो अकाल की ढाल बनते हैं पशु। लेकिन कुल मिलाकर के अगर यहाँ हालात जमीन पर देखेंगे तो पता चलेगा ना तो चारे की जो है
स्थितियां ठीक हैं यहाँ, और ना ही जो है पानी की स्थितियां हैं। तो इस तरह से पशुपालकों के सामने भी बहुत ही गंभीर संकट है। और चूंकि राजस्थान के 19 जिले जो सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं वो देर से घोषित हुए हैं, इस नाते प्रशासन की ओर से जो राहत देने की कोशिशें भी की जा रही है। ये जो इलाका, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बिखरी हुई आबादी है, छोटी छोटी ढाड़ियां हैं जिनमें लोग रहते हैं, तो वहां तक प्रशासन को पहुंच बनाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही। तो कुल मिलाकर के काफी कठिन और जटिल हालात के बीच में लोग जी रहे हैं। कविन, शुक्रिया अरविंद जी इस अपडेट के लिए आपका। उधर G7 देशों ने वैश्विक विकास में ठहराव को लेकर चिंता जाहिर की है। समूह ने इससे निपटने के लिए जरूरी उपाय करने पर जोर दिया है और इसमें मांग में बढ़ोतरी करना और आपूर्ति से जुड़ी दिक्कतों को खत्म करना भी शामिल है। G7 देशों के नेताओं ने लगातार दूसरे दिन जापान के शिमा शहर में विश्व अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि अगर मंदी रोकने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो संकट बढ़ सकता है। G7 के घोषणा पत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी को सबसे बड़ी जरूरत बताया गया। 最も懸念されることは世界経済の収縮であります。G7 ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के खिलाफ भी चेतावनी दी। समूह ने कहा कि ब्रिटेन का यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा। If we were outside the EU, it would be far more difficult to achieve anything like this, anything on this scale, anything as comprehensive. G7 ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने पर जोर दिया। वहीं क्रीमिया को रूस में मिलाने की निंदा की गई और नए प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए गए। सम्मेलन में पूर्व और दक्षिण चीन सागर विवाद का अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हल निकालने पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज हिरोशिमा का दौरा कर पीस मेमोरियल पार्क में हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बम ने ये दिखाया कि मानव जाति के पास खुद को तबाह करने का जरिया है। उन्होंने दुनिया को परमाणु रहित बनाने पर एक बार फिर जोर दिया। करीब 71 साल के बाद ये पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने हिरोशिमा का दौरा किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीस मेमोरियल पार्क में हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 6 अगस्त 1945 को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने हमलों के लिए माफी नहीं मांगी। But among those nations like my own that hold nuclear stockpiles, we must have the courage to escape the logic of fear and pursue a world without them. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को इस दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर की तबाही के बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए थे। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और लंबे समय तक लोगों को परमाणु विकिरण की वजह से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ और अहम खबरें संक्षेप में। जेएनयू छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। अपील समिति का फैसला आने तक ये रोक बरकरार रहेगी। बिहार की स्थानीय अदालत ने प्रतिबंध के बावजूद शराब रखने के मामले में जेडीयू की निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी को जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस को आदित्य सचदेवा हत्याकांड में छानबीन के दौरान मनोरमा के घर शराब। संस्कृति मंत्रालय ने शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र से जुड़ी 25 फाइलें सार्वजनिक की। सभी फाइलें नेताजी papers.gov पर उपलब्ध रहीं। जनवरी में पहली बार नेताजी से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक की गई थी। लुधियाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। सहकर्मी की आत्महत्या से गुस्साए दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि 2 महीने का वेतन न मिलने से परेशान उनके साथी ने आत्महत्या।
शेयर बाजार में शुक्रवार को बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 287 अंक बढ़कर 26,653 पर, वहीं निफ्टी 87 अंक की बढ़त के साथ 8,157 पर बंद। चौथी तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक का मुनाफा 66% गिरकर 1,264 करोड़ रुपए रह गया। पिछले साल के मुकाबले इस तिमाही में एक बड़ी गिरावट है। वायुसेना ने पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दुनिया के सबसे तेज एंटी शिप मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। रियो ओलंपिक के लिए नरसिंह यादव से ट्रायल की सुशील कुमार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान भारतीय कुश्ती संघ ने नरसिंह यादव को सुशील कुमार से बेहतर बताया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी शुक्रवार को एक कवि सम्मेलन में शरीक हुए। उपराष्ट्रपति भवन में इस सम्मेलन का आयोजन अंजुमन तमीर उर्दू नाम की संस्था ने किया। सम्मेलन में कई मशहूर शायरों ने शायरी और गजल पेश की। खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।